नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हमने स्वयं के पर्यावरण को समझना, जो कि पर्यावरण का टॉपिक है, इसको शुरू किया था, जिसमें दोस्तों हमने पर्यावरण के जो सांस्कृतिक घटकों की अंतःक्रियाओं को पढ़ चुके थे। आज जो है दोस्तों हम उनके आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतःक्रियाओं पर चर्चा हमने कर चुका था। अब हम पर्यावरण के अन्य जैविक घटकों के साथ होने वाली अंतःक्रियाओं पर विचार करेंगे। जिस प्रकार सजीव प्राणी एक दूसरे पर और पर्यावरण के दूसरे कारकों पर भी निर्भर करते हैं, उसी प्रकार मानव भी पर्यावरण के जैविक जीवोत्तर घटकों पर निर्भर करते हैं। जैसे भोजन, मानव भोजन के लिए औषधि, लकड़ी, वन्य उत्पादों के लिए वनस्पति जगत पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की इस क्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। मानव और सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों पर ही क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। हरे पौधे प्रकृति में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में कि हरे पौधे जो है वातावरण को संतुलित किसके द्वारा बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की सहायता से हरे पौधे जो हैं उसे संतुलित करने का काम करते हैं। किसको, वातावरण को। वे मृदा में नमी बनाए रखते हैं। मृदा में क्या बनाए रखते हैं, नमी बनाए रखते हैं। मृदा की ऊपरी सतह को जकड़े रहते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। मिट्टी के कटाव अर्थात उपजाऊ परत जो होती है मिट्टी की, उसके अपरदन को रोकने का काम कौन करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। मानव अपनी अनेक आवश्यकता के लिए जीव जंतु पर निर्भर करता है। बहुत से ऐसे सूक्ष्म प्राणी हैं जो मानव के लिए लाभकारी और बहुत से ऐसे सूक्ष्म प्राणी हैं जो मानव के लिए हानिकारक भी होते हैं। आप सिरके, शराब, सोया सॉस, पनीर, दही, डबल रोटी से परिचित होंगे। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म प्राणी इन्हें तैयार करने में हमारी सहायता करते हैं। हानिकारक सूक्ष्म प्राणियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जो हानिकारक सूक्ष्म प्राणी होती हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। कंजक्वाइटिस, खाद्य विषाक्तता, एड्स और अनेक बीमारियां इन्हीं सूक्ष्म प्राणियों के कारण होती है। मानव के पर्यावरण में इन सूक्ष्म प्राणियों के अतिरिक्त अन्य जीवन रूपों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। आगे देखते हैं। हम सबको मिलकर इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है कि यदि जीवन में इन रूपों से कुछ इस हद तक उपयोग किया जाए कि उनमें से एक भी ना बचे अथवा पूरी प्रजाति लुप्त हो जाए, तो उसका दीर्घकालीन प्रभाव क्या होगा। अगर ये सूक्ष्म जीव पूरी तरह से लुप्त हो जाएं तो हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए अब हम पर्यावरण के एक अन्य पहलू पर विचार करते हैं। जैसे सजीव प्राणी और उसके पर्यावरण के साथ आपसी संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। यूनानी भाषा में इको का अर्थ होता है घर, इको अर्थात घर। अतः पारिस्थितिकी सजीव घटकों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं और साथ ही पर्यावरण के जीवित घटकों के साथ होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी में प्रत्येक स्थान पर कोई न कोई सजीव प्राणी मौजूद होता है। पृथ्वी के उच्चतम स्थान और सबसे निचली सतह अर्थात समुद्र में भी जीवन है। इस विशाल धरती पर जीव जंतु तथा प्रत्येक पौधे की प्रत्येक प्रजाति के लिए उनके जीवन के अनुकूल विशिष्ट निवास की व्यवस्था होती है। मतलब पौधे और प्रत्येक प्रजाति के जीवन के अनुकूल, उनके जीवन जैसे जिस प्रकार जीना है उस प्रकार उनके वातावरण के निवास स्थान होते हैं। प्राणियों की अंतःक्रियाएं जिन सीमित निर्धारित क्षेत्र में होती है
उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। अर्थात जिन प्राणियों के रहने के लिए, उनके अंतःक्रिया करने के लिए सीमित निर्धारित क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? सीमित निर्धारित क्षेत्र होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे गांव का एक तालाब इसका एक उदाहरण है। गांव के आप अपने आसपास के गांव के तालाब को भी देख सकते हैं, जो कि इकोसिस्टम का एक क्या है? उदाहरण है। घास का मैदान भी एक इकोसिस्टम का उदाहरण है। तालाब में हम छोटी बड़ी मछलियाँ, कीड़े, तैरते हुए पौधे, जंतु, तालाब की निचली सतह में चिपटे हुए कुछ पौधे को देखते हैं। वहाँ हमें तैरती हुई हरी शैवाल, छोटे छोटे पौधे और अन्य बहुत से सजीव प्राणी भी दिखाई पड़ते हैं। प्रायः छोटी मछलियाँ जो होती है, कीड़े, छोटी मछलियाँ, कीड़े अथवा हरे पौधे, शैवाल पानी पर तैरते हुए छोटे पौधे को खाती हैं। छोटी छोटी जो मछलियाँ होती है, कीड़े होते हैं, ये पानी पर तैरते हुए छोटे छोटे पौधे, शैवाल, इन सबको क्या करती हैं? खाती हैं। और बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती है। जो बड़ी मछली होंगी वो छोटी मछलियों को खाती है। और मानव भी भोजन के लिए मछली को पकड़ता है और मानव उस मछली को खा जाते हैं। यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र के एक संबंध दिया गया है। जैसे हरा पौधा, हरे पौधे को किसने खाया? कीड़ों ने खाया, छोटे छोटे कीड़ों ने। कीड़ों को छोटी मछलियों ने खाया और छोटी मछलियों को फिर बड़ी मछलियों ने खाया और बड़ी मछलियों को मानव ने खा दिया। किंतु पानी पर तैरते हुए हरे पौधे भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये एक प्रश्न पूछा गया है कि पानी में जो तैरते हुए पौधे होते हैं, उन्हें भोजन कहाँ से मिलता है? ध्यान देना चाहिए कि हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हुए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अर्थात हरे पौधे स्वयं पोषी होते हैं। इस अंतःक्रिया को श्रृंखला के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। इसी श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती है। आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। तो ये एक खाद्य जाल का निर्माण करती है। जहाँ यहाँ पर एक खाद्य श्रृंखलाएं दिखाई गई है, जैसे कि आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला मतलब सूर्य है, इससे हरे पौधे ने अपना भोजन बनाया। इसे किसने खाया? इसे हिरन ने खाया और हिरन को किसने खा दिया? शेर ने खा दिया। तो ये क्या है? आहार श्रृंखला को प्रदर्शित करती है। वैसे यहाँ पर भी एक आहार श्रृंखला है, जैसे कि घास, इसे खरगोश ने खाया, खरगोश को चील या बाज ने खा दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। पता लगाइए कि अन्य प्राणी किस प्रकार का भोजन प्राप्त करते हैं। कैसे कैसे मतलब अन्य प्राणी जो होते हैं वो भोजन अपने जीवन के लिए किस तरह से भोजन को जुटाते हैं। हम देखते हैं कि एक सजीव सदा दूसरे सजीव का भोजन होता है। हमने देखा, अभी जो भी हमने पढ़ा उसमें देखा कि एक जीव जो होते हैं वो दूसरे जीव पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र, जो पारिस्थितिक इकोलॉजी जो है, पारिस्थितिकी प्रत्येक समाज का आधार होती है। पारिस्थितिकी क्या होती है? प्रत्येक समाज का आधार होती है। पर्वत तथा नदियाँ, मैदान, सागर और जीव जंतु, ये सब पारिस्थितिकी के अंग हैं। ये सब क्या है? पारिस्थितिकी के, इकोलॉजी के क्या हैं? सब अंग हैं। किसी स्थान पर पारिस्थितिकी पर वहाँ के जो भूगोल तथा जीवमंडल की अंतःक्रिया का भी प्रभाव पड़ता है। वहाँ के जो पारिस्थितिकी की क्या भूगोल है, वहाँ के जलमंडल अर्थात वहाँ वातावरण कैसा है, इसका प्रभाव उनकी अंतःक्रिया पर भी देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए मरुस्थलीय प्रदेशों में रहने वाले जीव जंतु, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश में रहने वाले जीव जंतु अपने आपको वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेते हैं। जैसे कम वर्षा वाले पेड़ पौधे पथरीली अथवा रेतीली मिट्टी तथा अत्यधिक तापमान में
ढाल लेते हैं, अर्थात वहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे, पथरीली में उगने वाले पेड़ पौधे, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे कटीले होते हैं, उनको पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। इस प्रकार पारिस्थितिकीय कारक इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसी स्थान पर विशेष लोग कैसे रहेंगे, मतलब अलग अलग विशेष स्थान पर लोग अपने जीवन का निर्वाह किस तरह से कर पाएंगे। आगे देखते हैं, किंतु कुछ समय के साथ साथ मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पारिस्थितिकी में परिवर्तन आया। कुछ समय के साथ साथ क्रियाओं में मनुष्य की जो क्रिया है उसके द्वारा पारिस्थितिकी में कुछ परिवर्तन आया। अगर ध्यानपूर्वक देखें तो हम पाएंगे कि पर्यावरण के प्राकृतिक कारक जैसे कि बंजर भूमि या बाढ़ की स्थिति आदि की उत्पत्ति भी मानवीय हस्तक्षेप के कारण ही होती है। नदियों के ऊपरी क्षेत्र में जंगलों की अंधाधुंध कटाई नदियों में बाढ़ की स्थिति को और बढ़ा देती है। नदियों में बाढ़ की स्थिति को क्या कर देती है, और भी बढ़ा देती है। पर्यावरण में मनुष्य के हस्तक्षेप का एक अन्य उदाहरण विश्वव्यापी तापमान में वृद्धि के कारण जलवायु में आने वाला परिवर्तन भी है। समय के साथ पारिस्थितिकी परिवर्तन के लिए कई बार प्राकृतिक तथा मानवीय कारणों में अंतर करना काफ़ी कठिन हो जाता है कि ये प्रकृति के द्वारा किया गया है अथवा मानव के द्वारा किसी बदलाव के कारण हमें ये आपदा देखने को पड़ रही है। क्या आप जानते हैं कि रिज इलाके के जंगल जो रिज फॉरेस्ट होते हैं में पाई जाने वाली वनस्पतियां क्षेत्रीय नहीं हैं, बल्कि अंग्रेजों द्वारा लगभग 1915 में लाई गई थी। सन 1915 में जो रिज के इलाके थे वहाँ पर ये जंगल लाई गई हैं। अब यहाँ मुख्य रूप से विलायती कीकर अथवा विलायती बबूल के वृक्ष पाए जाते हैं। विलायती कीकर अथवा विलायती बबूल के जो है वृक्ष पाए जाते हैं, जो दक्षिणी अमेरिका से लाकर यहाँ लगाए गए थे। कहाँ से लाए गए थे? दक्षिणी अमेरिका से लाए गए थे और यहाँ पर जगह लगाए गए थे। और अब ये संपूर्ण उत्तरी भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। जो कीकर और बबूल के जो विलायती वृक्ष हैं पहले दक्षिणी अमेरिका से लाकर लगाए गए थे, लेकिन अब ये संपूर्ण उत्तरी भारत में प्राकृतिक रूप से फैल गए हैं। क्या आप जानते हैं कि चोरस जहां उत्तरांचल स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, के वन्य जीवन की अद्भुत छटा को देखा जा सकता है। वहाँ कभी किसान खेती किया करते थे। इस क्षेत्र के गांवों को पुनर्स्थापित किया गया है ताकि यहाँ वन्य जीव को अपने प्राकृतिक रूप में देखा जा सके। साथ ही जैव भौतिक संपदा और प्रक्रिया में मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण परिवर्तन देखा गया। उदाहरण के तौर पर नदी के बहाव तथा वनों में जीव जंतुओं का संयोजन। वहीं दूसरी ओर हमारे चारों ओर कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो पूरी तरह से मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे कृषि भूमि जहां मिट्टी तथा पानी के बचाव के कार्य चल रहे हो, खेती और पालतू पशु, कृत्रिम खाद, कीटनाशक का प्रयोग, यह सब स्पष्ट रूप से मनुष्य द्वारा प्रकृति में किया गया परिवर्तन है। ये सब परिवर्तन हम मानव द्वारा ही किया जाता है। निर्माण में प्रयुक्त सीमेंट, ईंट, कंक्रीट, पत्थर, सीसा, तार हालांकि प्राकृतिक संसाधन है, परंतु फिर भी ये मनुष्य की कलाकृति के ही क्या है? उदाहरण है। ये सब मनुष्य की कलाकृति के उदाहरण है। तो ये थी दोस्तों आज आपके पर्यावरण के संदर्भ में क्या क्या उसके सरोकार है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब जो है दोस्तों इसके आगे के पार्ट को हम बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे और ये जो है दोस्तों लास्ट वीडियो होगा जिसमें आपके स्वयं के पर्यावरण को समझना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।
तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।